माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 29 सॉल्व करेंगे हम। और ये जो वर्कशीट है ये 9 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। क्वेश्चन का विद आंसर एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि मैं समझा देती हूँ आपको और करवा भी देती हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले जो हमारा चैप्टर है उसे थोड़ा सा समझ लेंगे बेटा, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो हमने चैप्टर शुरू किया था गति के बारे में पढ़ रहे थे, तो गति या मोशन के बारे में आज आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, दूरी, विस्थापन और चाल। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, विज्ञान के दृष्टिकोण से यानी साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके ज्ञान भैया हैं, जिज्ञासा दीदी हैं, जैसे कि हमेशा होते हैं। ज्ञान भैया बहुत जिज्ञासु हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी मूल बिंदु का गति में क्या महत्व है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। मूल बिंदु क्या होता है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर मूल बिंदु क्या होता है और दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने अगर दूरी, आप ये तो जानते हैं स्कूल से घर की कितनी दूरी है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है शायद आपने ना सुना हो या विस्थापित वर्ड सुना हो, लेकिन सही से उसका मीनिंग नहीं जानते हो, तो हम भी और आप भी समझ जाएंगे। देखिए अब वो जवाब देती है, ज्ञान हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है तो सबसे साधारण प्रकार है। तो सबसे साधारण प्रकार क्या है, सरल रेखीय जो है सबसे साधारण प्रकार है। हमने देखा था गति के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो जो सीधे जाता है, एक जो आपका घूर्णन करता है, पूरा मतलब सर्कुलर मोशन में करता है। ठीक है, एक घुंटन होता है जो ऐसे ऐसे करता है। 3 तरीके के पढ़े थे ना लास्ट वर्कशीट में। तो यहाँ पे सरल की बात कर रही है कि वो सबसे सिंपल होता है कौन सा, कि जो आप ग्राफ बनाए और सीधा बने, कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है समय के साथ साथ एक जैसी ही दूरी बढ़ रही है। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था लास्ट वर्कशीट, जिन्होंने मेरी देखी है उन्हें पता होगा कि आप कैसे बताते हैं कोई चीज़ गति में है। तुलना करते हैं एक की दूसरे से। जब आप एक की दूसरे से तुलना करते हैं तभी तो आप बताते हैं एक चीज़ गति में है, दूसरी चीज़ विराम अवस्था में है। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि एक बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ बीच में 0 लिखते हैं ना, और फिर बोलते हैं कि यहाँ से कोई लेफ्ट गया, राइट गया, ठीक है, नेगेटिव में गया, पॉजिटिव में गया। एक पहले बिंदु निर्धारित करते हैं। आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ। आप स्कूल के दरवाजे पे खड़े हैं, ठीक है, आप और आपका दोस्त स्कूल के दरवाजे पे खड़े हैं। वहाँ से अब आपको 1 किलोमीटर की रेस करनी है, तो आप कोई पॉइंट रखते हैं ना कि इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और एक लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, जहाँ पे चौक लगाते हैं कि यहाँ पे हमारी रेस खत्म होगी। तो जो स्टार्ट पॉइंट आप कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। क्योंकि आप जो बिंदु होगा वही आपको बताएगा कि आपने कितनी यात्रा करी, कितनी दूरी तय करी। ठीक है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु का यह निर्धारित करता है कि वस्तु विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में है, और यही मूल बिंदु बताता है कि वो चीज़ मोशन करी यानी उसमें गति हुई या वो विराम अवस्था में है। कैसे बताता है बच्चों, तो वो कैसे बताता है, जो आपने एक बंदा है वो रेस के लिए यहीं पे खड़ा रह गया, आगे बढ़ा ही नहीं, तो वो क्या है, विराम अवस्था में है। दूसरा भाग गया तो वो क्या है, वो गति की अवस्था में है। जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वे गति करती है, और जो समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। एक वस्तु आगे बोलती है कि एक वस्तु द्वारा तय की गई एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। कोई वस्तु एक निश्चित पूरे पथ पे जो दूरी तय करती है उसको हम क्या कहते हैं, दूरी। देखो यहाँ पे पॉइंट ए दिखाया है, यहाँ बी दिखाया है, यहाँ सी दिखाया है। तो दूरी क्या होगी, पहले आप ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे गए, तो ये पूरी क्या हो गई, ये पूरी दूरी हो गई। फिर चाहे तो आप सी से बी पे आए और बी से फिर से ए पे आए, तो भी ये क्या होगी, दूरी होगी आपकी। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल से अपने घर से अपने दोस्त के घर गए, फिर दोस्त को लिया, फिर स्कूल से गए, तो आपने, मैं बोलूँ कि आपने कितनी दूरी, पूरी दूरी कितनी तय की, तो आप बोलेंगे कि मैं घर से दोस्त के घर गया 2 किलोमीटर, फिर दोस्त के घर से स्कूल गया 2 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर मैंने टोटल दूरी तय की। ठीक है, तो दूरी समझ गए आप। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि हमने पढ़ा था। अदिश राशि क्या होती है, जिसका खाली वैल्यू होती है, मान होता है, ठीक है, दिशा नहीं होती। यह सदा धनात्मक होती है, मतलब जो
डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। कभी आपने ऐसे लिखा हुआ देखा है -5 मीटर, ठीक है, तो ये नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में होती है। इसका जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, इसका मान शून्य नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। दूरी अगर आप दो बिंदु के बीच में बोल रहे हैं तो दो बिंदु के बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। अगर दोनों बिंदु एक ही जगह पे हैं तो आप बोलेंगे ये तो एक ही जगह है, ठीक है, तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एसआई पद्धति के अनुसार अगर इसकी आप डिस्टेंस की यूनिट बोलें तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, मतलब मेजर किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच तय की गई दूरी कुल दूरी कहलाती है। जो मैंने बताया कि अगर आप पहले दोस्त के घर जाते हैं फिर स्कूल जाते हैं तो पूरा डिस्टेंस काउंट होगा कि पहले यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कुल दूरी। जबकि जब वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी तय की जाती है तो उसे विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी जो तय होगी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। जैसे कि ये ए से सी पे जाने का एक ये रास्ता भी तो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। अभी विस्थापन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यह एक सदिश राशि है, विस्थापन में दिशा भी होगी और मान भी होगा, ठीक है। जो विस्थापन है ये ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो भी हो सकता है और इसकी यूनिट भी मीटर होती है। अब आपको मैं विस्थापन थोड़ा और समझाती हूँ कि आप बोलेंगे मैम विस्थापन क्या होता है, थोड़ा समझ में नहीं आया। तो देखिए, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। आप हैं, मैंने आपको बोला कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आए, तो आप बोलेंगे मैम मैं ए से गया बी पे, फिर बी से गया सी पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 मीटर चला, यहाँ पे 5 मीटर चला और फिर वापस यहाँ पे पहुँचा, फिर 5 मीटर चला मैं। तो मैं बोलूँगी बेटा आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हैं, तो बोलेंगे आप 5 + 5 + 5। मैम मैं 15 मीटर चल के आया हूँ, ठीक है, 15 मीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मैं बोलूँगी ठीक है बेटा, आपने 15 मीटर की दूरी तय की, दूरी आपने 15 मीटर की तय की, मैंने मान लिया। अब आप बताइए आपका विस्थापन कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, आपका विस्थापन हुआ बेटा जीरो, क्योंकि विस्थापन में होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे अगर आप पहुंचे तो उसके बीच की जो मान होती है, वैल्यू होती है, वो विस्थापन होता है। लेकिन मैं बोलूँगी बेटा आपने ए से शुरू किया था, मुझे तो वापस आप ए पे ही मिले, तो अगर आप वापस उसी जगह पे पहुंच गए तो आपका विस्थापन क्या हुआ, जीरो। विस्थापन मतलब आपको दूसरी जगह पहुंचना होगा। अगर आप ए से गए बी पर, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 5 मीटर, तो आप बी पे पहुँच गए हैं, तो मैं बोलूँगी कि हाँ आपका 5 मीटर का विस्थापन हुआ है, ठीक है, तब 5 मीटर की दूरी भी होगी और विस्थापन भी होगा। लेकिन वापस इसी जगह पे पहुँच जाते हैं तो दूरी तो 5 मीटर है लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए जो विस्थापन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि आप गए, नेगेटिव भी हो सकता है, अपोजिट दिशा में चले गए, ठीक है, इधर से इधर चले गए, मैंने इधर जाने को बोला था तो -5 हो गया, और वापस उसी जगह पे आ गए तो आपका विस्थापन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप विस्थापन थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब ये फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, दीदी चाल क्या होती है और इसकी परिकल्पना या इसका कैलकुलेशन कैसे कहते हैं। तो अब दीदी क्या समझाएंगी, चाल, कि भाई चाल यहाँ पे आपकी वॉकिंग वाली चाल नहीं, साइंस में स्पीड की बात की जा रही है। जब किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब एक निर्धारित समय में जो आप दूरी तय कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चाल कहते हैं। और अगर बात करें तो ये भी एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति के अनुसार अगर आप चाल की यूनिट बोलें तो मीटर पर सेकंड होती है, यानी मीटर पर सेकंड। दूरी अपॉन में टाइम होता है ना। आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस तरीके से इसकी यूनिट होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो रोजाना की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, हमेशा सरल रेखीय में नहीं चलते। अधिकतर हम क्या करते हैं, वस्तुएं असमान चाल चलती हैं, समान चाल नहीं चलती। कैसे, अगर आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो आप अपने पापा की बाइक से जा रहे हैं, कहीं पे वो स्पीड 60 की स्पीड से ले जाएंगे, कहीं पे रेड लाइट हो जाएगी तो रुक जाएंगे, कहीं पे हो सकता है जाम है तो वो 50 की स्पीड से चलें। तो हम अपने आसपास के जीवन में कैसी देखते हैं, असमान गति देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि घर से स्कूल तक वो 70 की स्पीड में ही ले जा पाएंगे, हो ही नहीं सकता कि उन्हें रेड लाइट ना मिले, ठीक है। तो क्या है कि हम असमान चलते हैं। तो जब असमान चलते हैं तो उस वक्त हम औसत चाल कैलकुलेट करते हैं कि आपकी जो जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया,
टोटल दूरी अपॉन में टोटल समय, ठीक है, कुल दूरी अपॉन में कुल समय, जितना दूरी तय की अपॉन में जितना समय लिया उसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया औसत चाल का फॉर्मूला। इसके बाद आपको ग्राफ दिखाया हुआ है 3, उसको देख लें। ये ग्राफ आपने पिछले वाले वर्कशीट में भी देखा था। ये आपका क्या था, ये आपका है जो सरल रेखीय होता है, मतलब आपने समय के साथ सेम दूरी तय कर रहे हैं कि भाई हाँ 2 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 5 मीटर, तो इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है, सीधा। अगर आप क्या है समय बीत रहा है पर कोई दूरी नहीं तय कर रहे हैं तो इस तरीके से ग्राफ आता है, बिल्कुल, ठीक है। और अगर आप असमान, जैसे मैंने बताया, कभी कम हो गई स्पीड कभी ज़्यादा, तो इस तरीके का ग्राफ आता है। अब आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले में आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है, दूसरे में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तीसरे में चाल की परिभाषा और चौथे में आपको ग्राफ सॉल्व करना है। चलिए आंसर देख लेते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न पूछा है दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दूरी और विस्थापन को कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, मैंने बताया हमेशा टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे दूरी, यहाँ लिखेंगे विस्थापन। किसी दिए गए सामान्य अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक समय में जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो भी तय किया, उसको दूरी कहेंगे, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को, ठीक है, लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। मैथ में भी लंबवत दूरी आप निकालना सीखे होंगे। सेकेंड पॉइंट, यह एक अदिश राशि है, सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती, यह एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट, यह सदैव धनात्मक होती है, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगी। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। तो ये 3 पॉइंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व करना है। एक कार है, 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है तथा दूसरा क्या करती है, 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। मतलब जो कार चली वो पहले 20 मीटर चली 5 सेकंड में, दोबारा 20 मीटर चलती है 3 सेकंड में। आपको औसत चाल निकालना है। अभी औसत चाल का फॉर्मूला देखा था, कार की तय की गई, पहले आपको कुल दूरी निकालनी है, तो पहला 20 मीटर फिर 20 मीटर, टोटल कितना हो गया, दूरी 40 मीटर। समय की बात करो, टोटल समय, तो पहले 5 सेकंड लगा, फिर 3, 5 + 3 8 सेकंड, कुल समय निकालना है ना बेटा। फॉर्मूला लिख दो, औसत चाल का क्या होता है, तय की गई कुल दूरी और अपॉन में तय किया गया कुल समय। फॉर्मूला हमेशा लिखना है, फिर वैल्यू पुट करनी है। 40/8 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 8 पंजे 40। तो आप लिखेंगे कार की औसत चाल कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड होगी औसत चाल। कम टू द नेक्स्ट। तीसरे क्वेश्चन में बोला है चाल को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक लिखिए। चाल की एसआई यूनिट लिखनी है। तो चाल की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और यह एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति के अनुसार इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड में मापते हैं। तो बहुत आसान सा है, नोट डाउन कर लीजिए। चौथे क्वेश्चन में पूछा है दिए गए समय दूरी ग्राफ में ए बी सी किसी बिंदु की गति से सबसे अधिक गति किसकी होगी। तो देखिए आपको एक ग्राफ दिया है, यहाँ दूरी दिखाई है, यहाँ आपको समय दिखाया है, ये ए है, ये सी है, फिर ये बी है। बोला है कि सबसे ज़्यादा स्पीड या गति किसकी होगी। तो अगर आपको वैल्यू दी होती तो बड़ा आसान होता, वैल्यू होती देख लीजिए, यहाँ पे अगर वैल्यू दी होती 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे दिया होता 5 10 15, तब तो आप निकाल लेते कि हाँ जो ए पॉइंट है ये 15 मीटर चला कितने में, 3 सेकंड में। तो आप निकाल लेते कि हाँ इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से दूसरे की निकाल लेते, इसी तरीके से तीसरे की निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो वैल्यू ही नहीं दे रखी, तब कैसे निकालेंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, तो भी आप पेंसिल लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप पेंसिल से एक पॉइंट पे ऐसे यहाँ पे ए का जो मैक्सिमम है खींचेंगे, फिर इसको नीचे तक ऐसे एक पॉइंट पे ऐसे खींचेंगे और फिर इसको नीचे तक खींचेंगे। अब देखिए जो ये टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है टी, इसमें ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए का देखो, ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी ने यहीं तक पहुंचा है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और बी यहीं तक पहुंचा है, ठीक है। तो ए ने इतना डिस्टेंस, सी ने इतना, बी ने इतना, और टाइम तीनों के लिए क्या है, देखिए टाइम तीनों के लिए सेम हमने लिया है। तो टाइम तीनों के लिए सेम लिया तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है, ए ने, ठीक है। और ऐसे भी आप बता सकते हो, देखो ए यहाँ तक जा रहा है, सबसे कम समय में कौन जा रहा है, ए जा रहा है, फिर सी और फिर बी।
तो आप क्या लिखेंगे, उपरोक्त ग्राफ से हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वस्तु ए में सबसे अधिक गति और वस्तु बी में सबसे कम गति होगी। तो अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो सबसे ज़्यादा स्पीड ए की, फिर सी की और फिर बी की। ठीक है, यहाँ पे सी है। ठीक है, कभी ग्राफ आए एग्जाम में, अगर सिर्फ 2 भी दिया हो, बी ना दिया हो, सिर्फ 2 वैल्यू भी दिया हो, तो इसकी जो सबसे आगे होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। आप बिना वैल्यू के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हमने जो वर्कशीट नंबर 29 है उसे सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सारे क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।